जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके क्यूज पर। और आज की क्लास रेलवे आरपीएफ भर्ती 2024 के एग्ज़ाम की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल या एसआई सब इंस्पेक्टर की, उन सभी के लिए जीके जीएस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि आपके बिल्कुल पेपर से रिलेटिव 50 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे, जो कि आप देख सकते हैं, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर पेपर से भी लिए हुए क्वेश्चन आपको 25 क्वेश्चन के बाद देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं अपने क्लास में और देखते हैं आज हमारे लिए क्या है कुछ नए क्वेश्चन। देखिए, पहले तो ये मोदी भाई, देखो मोदी यादव, तो ये भाई कह रहा था, मैंने पिछली बार बोला था कि जो भी मुझे कमेंट करेगा मैं उसका कमेंट हाईलाइट करूंगा। तो मुझे सिर्फ एक बंदे ने कमेंट किया कि थैंक्स सर, आपका क्लास बहुत अच्छा लगता है मुझे। भाई आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो मुझे कमेंट किया। और दोस्त, अब मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए, 110% सभी का सिलेक्शन होना चाहिए। और चलते हैं अपने क्लास में। देखो, यहाँ पे पूछा गया है कि पुराना किला कहाँ स्थित है। पुराना किला कहाँ स्थित है, तो आप क्या बताएंगे। तो इस तरीके से जब आपको क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, तो आपको, अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो ये टिक दिख रहा होगा, ऐसे माउस से आपको टिक करने होंगे, ठीक है, जो भी आपको आंसर लगेगा। तो यहाँ पे आप आंसर करिएगा, आपको क्या टिक करना है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब दिल्ली हो जाएगा। नई दिल्ली या दिल्ली आपको ऑप्शन में लिखा हुआ मिलेगा और आपको लगा देना है। देखो, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, अगर आपसे पूछा जाएगा ताजमहल, ताजमहल आगरा में है, ठीक है। और दूसरा आपको बता दूं कि एक लाल किला भी आगरा में है, ठीक है। तो लाल किला भी आगरा में है और लाल किला दिल्ली में भी है। जो दिल्ली वाला लाल किला है, वो अगर पूछ देगा पेपर के अंदर कि किसने बनवाया था, पूछा जा सकता है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, तो आप क्या बताएंगे। तो आपको तुरंत बता देना है शाहजहां ने बनवाया था। किसने? शाहजहां ने। और शाहजहां ने आगरा का ताजमहल भी बनवाया था। और देखो, ये जो लाल किला है आगरा का, तो ये किसने बनवाया था, तो ये अकबर ने बनवाया था। ये भी आप याद रखेंगे। आप चलते हैं, यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी दे रखा है, इसमें कलकत्ता लिख रखा है। तो कलकत्ता से क्या संबंधित पूछा जा सकता है कि शांति निकेतन, शांति निकेतन कहाँ पर स्थित है। तो शांति निकेतन आप क्या बताएंगे, कोलकाता में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आज जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे और जितना मुझे याद आया मैंने आपको बताया। और आप सभी एक बार अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए क्लास को लाइक भी करेंगे, लाइक वाला बटन जरूर दबाएंगे, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। और साथ में एक बार ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो देखिए, आप चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पे थोड़ा कलर सेट कर लूँ। अब देखिए, यहाँ पे पूछा गया है श्री राम जी के पिता का नाम क्या था। तो श्री राम जी के पिता का नाम क्या था, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होना चाहिए, फटाफट बताइएगा। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा बिल्कुल क्या, राजा दशरथ जी। तो ऑप्शन ए लगा देना है बिल्कुल सही जवाब। अब देखिए, यहाँ पे वासुदेव जी जो दे रखा है, तो वासुदेव जी जो थे वो श्री कृष्ण जी के पिताजी थे। किनके? श्री कृष्ण जी के। तो ये भी आप याद रखना, हो सकता है कि पेपर के अंदर पूछ लिया जाए। अब देखो, यहाँ पे विश्वा दे रखा है, विश्वा किसके पिता थे, तो आप बताइएगा, फटाफट बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और जो भी एसआई की तैयारी कर रहे हैं, आप तो ज़रूर जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का। तो देखो, विश्वा जो थे ये रावण के पिता का नाम था। किसके? रावण के पिता का नाम विश्वा था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि आपको बिल्कुल फ्री पीडीएफ चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार टाइप कर देना। वहां पे मैं आपको टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा, जहां से आप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और वहां से आपको रोज़ के रोज़ फ्री पीडीएफ मिलती रहेंगी सभी क्लासों की। देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में सर्वप्रथम परमवीर चक्र किसे मिला। भारत में सर्वप्रथम परमवीर चक्र किसे मिला। तो ये देखो, वीरता का सबसे बड़ा चक्र जो वीरता के लिए दिया जाता है, परमवीर चक्र दिया जाता है। और मैं आपको बता दूं, ये मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा जी को। मेजर सोमनाथ शर्मा जी, ऑप्शन बी लगा देना है। और अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये कब मिला था, तो आप क्या बताएंगे, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि प्रथम परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा जी को कब दिया गया था। देखो, यहाँ पे के.एम. करियप्पा जी जो हैं, ये आपके भारतीय थल सेना के प्रथम सेना अध्यक्ष थे, ठीक है। तो प्रथम जो जनरल थे वो आपके के.एम. करियप्पा जी हैं, ये आप याद रखना। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि संसार की छत किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार हर एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, पामीर का पठार। संसार की जो छत है वो किसे कहा जाता है, पामीर के पठार को बोला जाता है। अब देखो, यहाँ पे एंजिल दे रखा है, एंजिल क्या है बताइए, अगर याद आ रहा है तो बताओ, और अगर नहीं याद आ रहा है तो मैं आपको बता दूं, ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल आपका है।
और देखिए ये भी पूछा जाता है कि कहाँ पर स्थित है, तो मैं आपको बता दूं ये वेनेजुएला में स्थित है। कहाँ पर? वेनेजुएला में स्थित है। देखो पेन नहीं है मेरे पास, मैं पूरा नहीं लिख पाता हूँ, लेकिन शॉर्टकट लिख देता हूँ ताकि आप नोट कर लो। इसकी देखो ऊंचाई क्या है ये भी पूछा जा सकता है, तो मैं आपको बता दूं इसकी जो ऊंचाई है वो है 1 मिनट 700 नहीं है 969 मीटर है। कितनी है? 969 मीटर इसकी ऊंचाई है, तो ये भी आप याद रखेंगे। अब देखो मैं यहाँ पे आपको और भी बताने वाला हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको एंजल बताया था, जलप्रपात बताया था ना, तो ये तो दुनिया का था। अगर कहीं हमसे पूछ लिया गया जो हमारे भारत से संबंधित अगर पूछ लिया गया तो हम क्या बताएंगे? तो यहाँ पे देखिए हमारा जो सबसे ऊंचा है, ठीक है, ये तो एंजल हो जाएगा आपका, और कोटोपैक्सी जो है ये क्या हो जाएगी? ये आपकी ज्वालामुखी हो जाएगी। सबसे ऊंची ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है, तो कोटोपैक्सी याद रखेंगे। और देखो थोड़ा सा बच्चे बाहर डिस्टर्ब कर रहे हैं तो इसलिए मैं भी डिस्टर्ब हो रहा हूँ। और 1 मिनट, चलिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि उत्तरी ध्रुव की खोज कब हुई? उत्तरी ध्रुव की जो खोज है वो कब हुई? तो यहाँ पे आप सही जवाब क्या लगाएंगे? तो यहाँ पे आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 1909 में हुई। कब हुई? 1909 में हुई। किसने की? ये आपसे अगर पूछ दिया जाएगा, एसआई की तैयारी कर रहे हो तो आपसे पूछा जाएगा, तो आप क्या बताएंगे? तो आपको बताना है रॉबर्ट पियरी। रॉबर्ट पियरी, तो याद रखना रॉबर्ट पियरी, तो यहाँ पे रॉबर्ट पियरी हो जाएगा। और ये रॉबर्ट पियरी जो थे ये कौन से देश से थे? अगर ये पूछ देगा तो आप क्या बताएंगे? तो आप याद रखना क्या बताओगे? अमेरिका बता देना है, ठीक है। क्या बताएंगे? अमेरिका बताएंगे। देखो यहाँ पे 1901 भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो 1901 है इसमें क्या हुआ था? इसमें हुआ था कि नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है वो हुई थी। क्या? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, तो ये भी आप याद रखेंगे। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपको बता भी चुका हूँ पहले भी कि भारत में प्रथम महिला कौन थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। और किस लिए मिला था वो मैं बता देता हूँ, शांति के लिए मिला था, ठीक है, शांति के लिए मिला था। वो कौन थी? क्या मदर टेरेसा थी? और ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और देखो 1919 भी याद रखना, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो ये भी हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। और आपके प्रश्न का उत्तरी ध्रुव की जो खोज है वो 1909 में हुई थी, रॉबर्ट पियरी ने की थी, जो कि अमेरिका के थे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया गया है गंगा का उद्गम स्थान क्या है? गंगा का उद्गम स्थान क्या है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे आपकी गंगोत्री या हिमनद, देखो गंगोत्री हिमनद आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, या आपको गौमुख हिमानी लिखा हुआ मिलेगा, तो ये याद रखना। देखो ये तो इसका उद्गम स्थान है गंगा जी का। अब देखो कहाँ पर जाके ख़त्म होती हैं, तो याद रखना ये बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर होती हैं? तो याद रखना बंगाल की खाड़ी में। तो बंगाल की खाड़ी में ये समाप्त हो जाती हैं, ये भी याद रखना। देखो इनकी लंबाई जो है, क्योंकि ये देखो भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी गंगा है भारत की। अब देखो इसकी लंबाई अगर पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? 2525 किलोमीटर। क्या बताएंगे? 2525 किलोमीटर आपका सही जवाब हो जाएगा। देखो अमरकंटक भी याद रखना। अमरकंटक क्यों याद रखोगे? अमरकंटक जो है ये नर्मदा का उद्गम स्थान है, नर्मदा का। और नर्मदा मैं आपको बता दूं ये क्या है? उल्टा बहती है ना, बताइए ये क्या है? ये पूरब से पश्चिम को बहती है क्या? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और देखो तिब्बत से याद रखना, तिब्बत से आपकी कौन सी निकलती है? ब्रह्मपुत्र निकलती है। कौन सी? ब्रह्मपुत्र निकलती है। और इसकी अगर आपसे लंबाई पूछ देगा तो आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे जो इसकी लंबाई है वो होती है 2900 मीटर। क्या होती है? 2900 मीटर ये ब्रह्मपुत्र की लंबाई है, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि पेरिस फ्रांस किस नदी के किनारे बसा है? पेरिस जो है ये किस नदी के किनारे बसा है? आपको यहाँ पे ये बताना है। तो देखो पेरिस जो है ये आपका सीन नदी के किनारे स्थित है, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन ए लगा देंगे, ठीक है। ये तो आपके प्रश्न का सही जवाब हो गया। अगर आपसे पूछ देगा कि लंदन कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो लंदन जो आपका है वो टेम्स हो जाएगी, ठीक है। तो लंदन आपका जो है वो टेम्स हो जाएगी, तो ये आप याद रखेंगे। देखो टाइबर नदी से भी मुझे याद आता है कि पूछे जाते हैं प्रश्न, तो टाइबर नदी के किनारे आपका क्या स्थित है? तो रोम स्थित है। क्या है? और रोम स्थित है, तो ये भी आप याद रखेंगे। हो सकता है कि पेपर के अंदर आपसे पूछ दिया जाए कि लंदन कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो आप क्या बताएंगे? तो आप तुरंत बता देंगे
टाइबर नदी। तो टाइबर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। तो यहाँ पे पूछा गया है एंजिल जलप्रपात कहाँ स्थित है। अभी मैंने आपको बताया था वेनेजुएला, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया, और मैंने इसकी हाइट भी बताई थी। और क्या हाइट बताई थी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा फटाफट। अब देखो हाँ, ये एंजिल से मुझे याद आया था जोग या गरसोप्पा याद आया था, जो कि भारत में स्थित है। और बताइए क्या भारत का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है जोग या गरसोप्पा है क्या। और देखो इसकी ऊंचाई जो है मैं बता देता हूँ 255 मीटर। कितनी है? 255 मीटर। तो ये भी आप याद रखेंगे और इसको आप नोट भी कर लेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। नंगा पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो देखो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, नंगा पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो भाई ये हमारे भारत में स्थित है। कहाँ पर? हमारे भारत में स्थित है। अब इसकी अगर ऊंचाई की बात करेंगे, इसकी हाइट की बात करेंगे तो कितनी है? अगर नहीं पता है तो आप नोट कर लीजिएगा दोस्त। देखिए इंपॉर्टेंट है, आप क्या बताएंगे? 8126 मीटर। क्या बताएंगे? 8126 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब देखो मैं आपको और बताऊं, मुझे एक देखो नेपाल में जो है, नेपाल में कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई क्या है? इसकी है 8848 मीटर। क्या है? 8848 मीटर। और देखो यहाँ पे एक भारत में नंदा देवी है, नंदा देवी भी है ना, तो नंदा देवी की भी याद रखना, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। तो नंदा देवी की जो ऊंचाई है वो है 7817। कितनी है? 7817 मीटर। कितनी है? 7817 मीटर। तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो दोस्त मैं आपको बताऊं, आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चनों को ना यार नोट करते हुए चलना, और अगर नोट ना भी कर पाओ तो कोई बात नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना भैया पीडीएफ, तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे पीडीएफ दे दूंगा। अभी तक मुझे किसी ने भी, जो प्रीवियस क्लास में अभी करा चुका हूँ, कल कराई थी, अब मैं आपको रेगुलर रोज़ क्लास मिलेगी, जो करवा चुका हूँ, किसी ने मुझसे पीडीएफ के लिए नहीं कहा, और मैंने पीडीएफ नहीं सेंड भी नहीं करी है। ठीक है, मैंने सेंड नहीं करी है। अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, और वो भी टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप उसे ज्वाइन कर लेना। तो यहाँ पे दिया गया है मालदीव की राजधानी क्या है। देखो राजधानी, राज्यपाल और आप अपने सीएम, ठीक है, राजधानी, राज्यपाल और सीएम याद करके जाना। एक ना एक आपसे पूछा जाएगा भारत से, अदर आपसे इंटरनेशनल जो मतलब विदेश हैं उनकी भी राजधानी आपको याद होना चाहिए। देखो मालदीव की जो राजधानी है माले है। क्या है? माले है। तो ये आप याद रखेंगे। देखो टोक्यो किसकी राजधानी है बताओ, अगर पता है तो बताओ। जापान की। किसकी है? जापान की राजधानी टोक्यो है। देखो अंकारा किसकी राजधानी है, अगर पता है तो ठीक है टाइप करो, और अगर नहीं पता है तो नोट करो। तो आप याद रखना तुर्की की। तुर्की का नाम क्या कर दिया गया? तुर्की कर दिया गया ना, ये भी आप याद रखना। तुर्की का नाम तुर्की कर दिया गया था, शायद मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था। अब देखो आपको कल मैंने ऑस्ट्रिया की राजधानी बताई थी, ऑस्ट्रिया की राजधानी बताई थी वियना, यही बताई थी ना। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा बताई थी। ये भी देखो मैं आपको बता के मुझे याद हो जाता है। अब यही होता है कि रेगुलर अगर प्रैक्टिस करोगे, रेगुलर लिखोगे तो आपको याद बना रहेगा। तो यहाँ पे दिया गया है कि बोमडिला दर्रा किस राज्य में है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे दर्रा के बारे में पूछे जाएंगे, और कल भी मैंने आपको बताया था, कल भी मैंने आपको बताए थे, और आज मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि अगर आपसे बोमडिला दर्रा पूछा जाएगा तो आप तुरंत लगा देना अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी लगा देना। और अरुणाचल प्रदेश जो है ये भारत का सबसे पूर्वीय राज्य है, ये भी याद रखना। जो आपका अरुणाचल प्रदेश है ये पूरब का सबसे पहला राज्य है भारत का। और देखो लास्ट का पश्चिम का अगर बात करेंगे तो गुजरात है, ये भी याद रखना। और देखो अगर उत्तर की बात करेंगे ऊपर का तो ये लद्दाख है, और अगर दक्षिण की बात करेंगे तो यहाँ पे तमिलनाडु है। तो ये देखो याद रखना तमिलनाडु, ठीक है। और देखो मैंने आपको और भी कल भी बताए थे, जम्मू कश्मीर में बताए थे, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में एक शायद दीफू दर्रा और है, क्या दीफू दर्रा और है, दीफू दर्रा। तो दीफू दर्रा याद रखना, ठीक है, हो सकता पूछ लिया जाए। और देखो तुजू दर्रा जो है ये मणिपुर में पड़ता है। तुजू दर्रा जो है ये मणिपुर में पड़ता है, तो ये भी याद रखना। और जम्मू कश्मीर में कोई एक दर्रा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और मैं ये आपसे बताने के लिए इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं खुद इनको याद करता हूँ। देखिए यहाँ पे दिया गया है 10 डिग्री चैनल अवस्थित है। 110% ये हर पेपर में लगभग पूछा जाता है। 10 डिग्री
9 डिग्री और 8 डिग्री। तो 10 डिग्री जो है ये अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह के मध्य है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। और देखो ये आपका जो मिनिकॉय द्वीप को मुख्य लक्षद्वीप समूह से जो अलग करता है, मतलब उनके बीच में जो अवस्थित है वो आपका है 9 डिग्री, ठीक है। और देखो मिनिकॉय और मालदीव के द्वीपों के बीच में जो स्थित है वो है आपका 8 डिग्री। तो यहाँ पे देखो 10 डिग्री, 9 डिग्री और 8 डिग्री तीनों मैंने बता दिए। आप तीनों को नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आपके काम आएगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज की क्लास का लेवल कल से आपने अप देखा होगा, ठीक है। आज की क्लास का लेवल कल की क्लास से अप है और रोज़ आपको बस लेवल को यूं बढ़ते हुए देखेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप क्लास को ज्वाइन कर लें और चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। और बेल आइकन को जरूर दबा लेना। धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? यहाँ पे यही पूछा गया है ना, तो आप फटाफट इसका आंसर कर दीजिएगा। और नहीं कर पाए कोई बात नहीं है, नोट कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जंगल पाए जाते हैं, पहली चीज़ नोट करो। मध्य प्रदेश में आपका सबसे ज़्यादा दाल पाई जाती हैं, ये भी नोट करो, ठीक है। मध्य प्रदेश में आपका कोहनू नेशनल पार्क है। याद होगा निमामिया से 8 चीते आए थे, हो सकता है पूछ लिया जाए, तो ये भी याद रखो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। सिविल सेवा के जनक कौन थे? सिविल सेवा के जनक कौन थे? तो सिविल सेवा के जनक कौन थे बताइएगा फटाफट कमेंट बॉक्स में। तो याद रखना कार्नवाल, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया, कार्नवालिस जो था वो सिविल सेवा के जनक थे। तो ये तो आप याद रखेंगे। लेकिन मैं आपसे अगर ये पूछ दूं कि इन्होंने इसकी स्थापना कब की थी, तो आप क्या बताएंगे? तो इसकी स्थापना जो है कब हुई थी, तो ये देखो कहाँ पर हुई थी। पहले तो याद रखना इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज है, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही रहेगा। कब हुई थी? 1922 में हुई थी। कब हुई थी? 1922 में हुई थी, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि पेपर, देखो अगर पेपर को कठिन करेंगे तो पूछ देगा आपसे कि डीएम का पद कब बना था। किसका? डीएम का पद कब बना था? अब बताइएगा। अगर पता है तो ठीक है, नहीं तुम पता है मैंने इसको कैसे याद करा था और मैं आज तक नहीं भूला दोस्त। ये बना था 1772 में। कब बना था? 1772 में बना था। तो ये भी आप याद रखेंगे। और सिविल सेवा के जो जनक थे भारत में, कार्नवालिस था। ये कहाँ पर हुई थी? इलाहाबाद में हुई थी, जिसको अब प्रयागराज के नाम से जानते हैं। और ये संगम पर स्थित है, ये भी याद रखना। इलाहाबाद जो है ये संगम पर स्थित है और ये 1922 में हुई थी, ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और मैं हर क्लास में कहता हूँ कि परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है दोस्त, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। अगर तुझे वाकई में कुछ करना है ना, तो अपनी समस्याओं से, अपनी दिक्कतों से बाहर निकलना पड़ेगा और कुछ अपने गोल के लिए वर्क आपको करना ही करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह जी का साथी कौन था? तो भाई कौन था ये तो सभी को पता होना चाहिए। वटकेश्वर दत्त जी, जो कि ऑप्शन बी में दिए गए हैं। और एक बार सभी दोस्त भगत सिंह जी के लिए जय हिंद जरूर टाइप करेंगे। कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। देखो मैंने तो लिख दिया है और आप भी एक बार टाइप करिएगा जय हिंद। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? देखो कांग्रेस से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं, मैं सभी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप इस प्रश्न का सही जवाब करिएगा। तो देखो पहली अध्यक्ष जो थी वो एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी। सरोजनी नायडू जी कौन थी? ये उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल थी, तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। ये गवर्नर थी, राज्यपाल थी उत्तर प्रदेश की, तो ये भी याद रखेंगे। मदर टेरेसा कौन थी? तो इन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, तो ये भी अभी तो मैंने आपको बताया ही था। अब देखो राष्ट्रीय कांग्रेस से क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आप क्या बताएंगे? तो आप तुरंत याद रखना कि भैया ने मुझे बताया था 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। अगर पूछ देगा कि कहाँ पर हुई थी, तो आप क्या बताएंगे? तो आपको तुरंत बता देना है ये मुंबई में हुई थी। मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। कहाँ? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इसकी स्थापना करने में देखो जिसका सबसे अहम जो भूमिका थी, एक तो याद रखना
ओ ह्यूम जी, ए ओ ह्यूम जी को आप याद रखेंगे, ठीक है। ये तो आपसे स्थापना पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो आप क्या बताएंगे, ए ओ ह्यूम जी। और याद रखना दादा भाई नौरोजी जी, दादा भाई नौरोजी जी को भी आप याद रखेंगे। और देखो अगर आपसे पूछ देगा कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, अगर आपसे पूछ देगा कि राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आप क्या बताएंगे, तो आपको बताना है व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्या बताएंगे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना, WC बनर्जी, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, लेकिन आप याद रखना व्योमेश चंद्र बनर्जी। सभी प्रश्नों को नोट करते हुए चलना है। और यहाँ पे देखो मैंने आपको प्रश्न का जवाब बता दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, और पहले जो अध्यक्ष थे वो WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और इसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम और दादा भाई नौरोजी जी और भी अन्य लोग थे, ये भी याद रखना। और 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में हुई थी। कितने, ये भी देखो SI वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि पूछ दिया जाए, कितने प्रतिनिधियों की उपस्थिति में हुई थी, तो 72, ठीक है, 72 प्रतिनिधियों के उपस्थिति में हुई थी। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है, अरे विटामिन C मिलता है, जो कि हमारे दांतों वातों के लिए, मसूड़ों के लिए बहुत अच्छा रहता है, ये तो सभी को पता होगा। और देखो सॉरी, विटामिन D किससे मिलता है, जो हम खाते हैं ना उससे मिलता है, लेकिन इसके सेल मिलते हैं हमें, जो सेल एक्टिवेट होते हैं वो सूर्य के प्रकाश से, सूर्य की रोशनी से होते हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि सूर्य की रोशनी से हमें विटामिन D मिलता है। तो ये तो आप याद रखेंगे। विटामिन A किससे मिलता है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो विटामिन से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए सभी के रासायनिक नाम और ये सब याद करके जाना है पेपर के अंदर, क्योंकि कहीं पे कोई भी संदेह नहीं रहना चाहिए। देखो यहाँ पे दिया गया है कि मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, तो आप तुरंत बताना कि भैया केरल को बोला जाता है, जो कि ऑप्शन C में दिया गया है। तो ऑप्शन C यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं, पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे, लगाओ फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ सही जवाब क्या हो जाएगा आपका सही जवाब। तो याद रखना भाई, कोच्चि को बोलते हैं, किसे बोलते हैं, कोच्चि को बोलते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे और अच्छे से पेपर को करके आएंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा मानी जाती है, कौन सी नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा मानी जाती है। अब देखो, अब वो तो आपका सही जवाब नर्मदा हो ही जाएगी। क्या, नर्मदा। अभी नर्मदा के बारे में मैंने आपको बताया था कि कहाँ से निकलती है और कैसी बहती है, ये सब मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे देखो, अब अदर जो दो दे रखे हैं हम उनसे बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो, आपको कोसी याद रखना है। बिहार का शोक किसे बोला जाता है, बताओ, बिहार का शोक किस नदी को बोला जाता है, आप बताइएगा, किससे बोला जाता है, कोसी नदी को बोला जाता है। अब देखो, गंगा को याद रखना, गंगा के किनारे बसे स्थित जो शहर हैं वो जैसे वाराणसी आपका हो गया, हरिद्वार हो गया, तो ये सब आपको याद रखने हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे दिया गया है, कौन से राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है, सबसे कम पूछा गया है यहाँ पे, तो आप क्या बताएंगे, बताओ। सबसे कम अगर पूछा गया है तो आपको तुरंत बता देना है कि भैया बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। अगर सबसे ज़्यादा पूछेगा तो आपको केरल लगाना है। और अभी SSC GD में पूछा गया था, SSC GD में पूछा गया था कि महिला साक्षरता दर सबसे अधिक कहाँ की थी, तो भाई केरल की थी, ये पूछा गया था प्रश्न। तो देखो 2011 की जनगणना को एक बार गूगल पे जरूर सर्च मार लेना, आप कांस्टेबल या SI किसी की भी तैयारी कर रहे हो, 2011 की जनगणना पूछी जाएगी। क्योंकि देखो जनगणना जो है हर 10 वर्ष बाद होती है, लेकिन जब 11 में हो गई थी तो 10 + 21 में होना चाहिए था, जो कि कोविड की वजह से नहीं हो पाई। तो आपको जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे 2011 की जनगणना से पूछे जाएंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की। तो देखो सबसे पहले पुर्तगाली कौन आया था, वास्को डी गामा आया था। कौन आया था, वास्को डी गामा आया था। कब आया था, 1498 में आया था। कब आया था, 1498 में। कहाँ उतरा था, कालीकट उतरा था। कहाँ उतरा था, कालीकट उतरा था। तो ये तो आपको पता ही होगा। अब देखो सबसे पहली जो फैक्ट्री है ये कहाँ स्थापित की थी, तो देखो ये भी आपकी कालीकट, याद रखना कालीकट ऑप्शन A,
सही जवाब। ये कहाँ पड़ता है? ये कोच्चि में पड़ता है ना, कोच्चि में पड़ता है। बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में, कहाँ पड़ता है? कोच्चि में पड़ता है। अब देखो मैं आपको और बताऊं, अगर पूछ देगा कि कब करी थी, अगर पूछ देगा, पेपर कठिन करेगा तो पूछ देगा कि पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री कब स्थापित की थी, तो आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे आप तुरंत बता देना 1503 में करी थी। कब करी थी? 1503 में। भाई 1498 में पहली बार आया था, दूसरी बार ये जब आया था तभी इसने स्थापित किया, तो 1503 में करी थी। अब देखो एक दूसरी फैक्ट्री भी स्थापित हुई थी, तो वो कन्नूर में हुई थी, कन्नूर में हुई थी। और ये जो कब हुई थी, तो ये वो आपकी हुई थी 1505 में। कब हुई थी? 1505 में। और पुर्तगालियों का भारत आज़ाद होने के बाद भी कब्जा रहा है, वो कौन सा राज्य था? तो वो था गोवा। कौन सा था? गोवा। और ये इसको भारत सरकार ने कब आज़ाद कराया था? 1961 में। कब कराया था पुर्तगालियों से? 1961 में कराया था। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ दोस्त। देखिए मैं क्लास के अंदर ज़्यादा फालतू समय बर्बाद नहीं करता हूँ और सिर्फ आपसे 1 मिनट का समय लूँगा। बस इतना कहूँगा कि अगर आपको अपने भाई की मेहनत पसंद आ रही तो यार एक लाइक तो बनता है, एक लाइक तो बनता है इस देसी फ्रॉम गांव वाले के लिए। और साथ में आपको एक बार अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वेल आइकन ऐसे बनेगा ना, ठीक है, हाँ ये रहा, इस घंटी को जरूर एक बार वेल आइकन को दबा देना। तो यहाँ पे दिया गया है कि 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन रहा? अभी तो मैंने बताया ही था आपको, गोवा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नागार्जुन सागर बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? नागार्जुन सागर बांध कौन सी नदी पर बनाया गया? देखो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप क्या बताएंगे? कृष्णा नदी। क्या बताएंगे? कृष्णा नदी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? देखो मैं सारे प्रश्न आपको बता रहा हूँ ना, ये अभी आपके लिए बेसिक है। मैं आपको रोज़ आपसे कह दिया जब मैंने कि इस टाइप से आपको ग्राफ मिलेगा, लेवल रोज़ क्लास का अप होता जाएगा आपके पेपर तक। आपको वो सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा जो प्रीवियस पूछे जा चुके हैं पेपरों में और हमसे पूछे जाने की उम्मीद भी है। बस करंट अफेयर आप पढ़ते रहना अपना, किसी भी चैनल पे जाके कहीं भी पढ़ना। देखो मैं भी पढ़ता हूँ, अब मैं आपको ये नहीं बताऊँगा मैं कहाँ पढ़ता हूँ, किस चैनल पर पढ़ता हूँ, लेकिन हाँ मैं भी पढ़ता हूँ। और अगर आप जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको जहाँ पढ़ता हूँ मैं आपको लिंक दे दूँगा, आप जाके पढ़ लेना। देखो किसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? आपका सही जवाब गोदावरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, गोदावरी बिल्कुल सही जवाब। अब देखो यहाँ पे दामोदर जो है इसे क्या 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 बोला जाता है? देखो जो दामोदर है इसे बंगाल का शोक बोलते हैं, बंगाल का शोक, बंगाल का शोक बोलते हैं ना दामोदर नदी को। तो ये आप याद रखना, हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि बंगाल का शोक किससे बोला जाता है, तो आप बता देंगे दामोदर को। कोसी अभी मैंने आपको बताया था, बिहार का शोक बताया था ना, तो ये भी आप याद रखना। और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे बोला जाता है? कमेंट बॉक्स में बताना। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सिनेमा के जनक कौन है? तो सिनेमा के जनक जो हैं वो दादा साहब फाल्के हैं, जो कि ऑप्शन बी में दिए गए हैं। तो आप ये तो तुरंत बता देंगे दादा साहब फाल्के। आमिर खुसरो जो है ये खड़ी बोली का जनक है। देखो ये आपसे पूछा जा सकता है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि खड़ी बोली का जनक कौन है? तो आमिर खुसरो है। आपसे पूछा जा सकता है कि सितार का जनक कौन है? सितार का जनक, तो ये भी आप याद रखना, सितार का जनक जो है ये भी आमिर खुसरो है, आमिर खुसरो हो जाएगा। और देखो यहाँ पे मैं आपको और बताऊँ, आपसे पूछा जाएगा कि पहली फिल्म कौन सी थी? तो पहली फिल्म जो कि बिना बोलती हुई थी, राजा हरिश्चंद्र, ये कब आई थी? तो देखो मैंने ट्रिक से याद करा है, दो पिक्चरों को याद कराया है। और कैसे ट्रिक से याद कराया तो मैं आपको बताता हूँ। देखो सॉरी, राजा हरिश्चंद्र जो आई थी ये आई थी 1913 में, 1913 में आई थी और ये बिना बोलती हुई पिक्चर या फिल्म थी। दूसरी जो आई थी बोलने वाली वो आई थी सॉरी आलम आरा। कौन सी आई थी? आलम आरा। ये कब आई थी? तो सॉरी हिचकी आ रही है। देखो इसे मैंने कैसे याद करा था? इसे याद करा था 1931। देखो यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 31 है, मतलब एक पहले 3 बाद में। ये पहली पिक्चर आई थी, दूसरी आई थी तो उसमें 3 पहले था 1 बाद में था, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं ना दोनों को कैसे ट्रिक से याद किया। जो आलम आरा बोलती हुई पिक्चर आई थी, फिल्म आई थी 1931 में आई थी। तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि आधुनिक तिरंगा के निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक तिरंगा के निर्माता
किसे कहा जाता है? तो याद रखना पिंगली वेंकैया जी, जो कि ऑप्शन सी में दिए गए हैं, और ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जानना। और इन्होंने कब डिजाइन किया था, तो ये भी याद रखना, आपसे हो सकता है कि पूछ लिया जाए। 1921 में। कब किया था? 1921 में किया था, तो ये आप याद रखना। और देखो यहाँ से मुझे 1920 से याद आ गया। चलो 1920 में कोई एक वो बताओ घटना, और 1922 में बताओ। 1921 तो मैंने बता दिया। देखो इसमें असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था और 1922 में बंद हो गया था, क्योंकि यहाँ पे जो चौरी चौरा रेल एक्शन हुआ था, जो पहले जैसे घटना बोला जाता है उसका नाम बदल के ट्रेन रेल एक्शन कर दिया गया है। तो चौरी चौरा की वजह से ये असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी ने बंद कर दिया था। तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? देखो अरुणाचल प्रदेश क्यों ज़्यादा पूछा जाएगा, क्योंकि ये पूर्व में है। देखो पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, इन 4 राज्यों को जरूर एक बार देख लेना, क्योंकि इनसे संबंधित पूछा जाएगा। और देखो अरुणाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो हैं बी.डी. मिश्रा जी। तो बी.डी. मिश्रा जी, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। और देखो वहाँ के जो सीएम हैं वो हैं प्रेमा खांडू जी। तो ये देखो वहाँ के सीएम हो जाएंगे, ये भी आप याद रखना। और आनंदीबेन पटेल जी जो हैं ये उत्तर प्रदेश की सीएम हैं। तो ये भी सीएम कह रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। तो ये भी आप याद रखना, माफ़ी चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की जो सीएम हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखिए 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा एरर आ रहा है, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है, वर्तमान केंद्रीय गृह सचिव कौन है? वर्तमान केंद्रीय गृह सचिव कौन है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, वर्तमान केंद्रीय गृह सचिव कौन है? तो यहाँ पे आपके सही जवाब जो है वो हो जाएंगे अजय कुमार भल्ला जी। तो अजय कुमार भल्ला जी, जो कि ऑप्शन बी में दिए गए हैं। देखो अमित शाह जी कौन है, ये तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि ये मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ और आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, ये आपको पता भी होना चाहिए। और देखो यहाँ पे टीवी सोमनाथ जो हैं ये कौन है? तो ये आप याद रखना, ये आपके वित्त सचिव हैं। कौन है? ये आपके वित्त सचिव हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, वित्त सचिव पूछा जाएगा तो टीवी सोमनाथ, अजय कुमार भल्ला जी जो केंद्रीय गृह सचिव हैं, और देखो अमित शाह जी कौन है, ये तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। सबसे अधिक घनी आबादी वाला नगर है, सबसे अधिक घनी आबादी वाला नगर कौन सा है? तो देखो इसका सही जवाब तो आपका मुंबई हो जाएगा, जिसे भारत की आर्थिक राजधानी भी बोला जाता है, सपनों का शहर भी बोला जाता है। तो ये तो आप याद रखना, मुंबई आपका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे अधिक घनी आबादी वाला दूसरा नगर कौन सा है, तो आपका दिल्ली हो जाएगा। क्या? दिल्ली हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे घनी आबादी वाला तीसरा नगर कौन सा है, तो आप बेंगलुरु को लगा देना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों सबसे घनी आबादी वाले नगर बता दिए हैं। और मैं इसीलिए आपको ये सब बताता हूँ, क्योंकि मैं आपको बताऊँ, मैं पेपर देने गया था आर्मी अग्निवीर का, तो वहाँ पे पूछा गया था कि दूसरा राज्य कौन सा है, मतलब कि जैसे कि सबसे जनसंख्या में सबसे कम जनसंख्या वाला दूसरा राज्य कौन सा है, ये पूछा गया था। तो हम पहला सबसे ज़्यादा या सबसे कम वाला याद रखते हैं, लेकिन दूसरा और तीसरा कभी याद नहीं करते हैं, और इसीलिए फिर हमें लगता है कि हमारे हाथ से ये ऑप्शन निकल गया। तो यहाँ पे पूछा गया है कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? तो स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेके रहूँगा, ये किसने कहा था? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक जी ने, जो कि ऑप्शन सी में दिए गए हैं। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था करो या मरो का नारा दिया था। क्या? करो या मरो का नारा दिया था। तो करो या मरो का नारा दिया था, ये आप याद रखेंगे। और जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या नारा दिया था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत भवन कहाँ स्थित है? भारत भवन कहाँ स्थित, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको पता होना चाहिए कि भारत भवन कहाँ पर स्थित है। तो आप क्या बताएंगे? भोपाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि शांति निकेतन कहाँ स्थित है, मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि शांति निकेतन कहाँ स्थित है, तो आप क्या बताएंगे? कोलकाता में स्थित है। भाई कहाँ पर है? कोलकाता में स्थित है। तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। भारत में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? भारत में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं?
भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? अब आप मुझे बताइएगा, दोनों का जवाब दीजिएगा। देखो भारत में कुल कितने हैं, तो भारत में तो 34 हैं, ठीक है, तो इसका तो जवाब सही हो गया। किस राज्य में सबसे ज़्यादा हैं, तो आप क्या बताएंगे? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे मिला के टोटल 9 हैं। कितने हैं? 9 हैं, तो ये आप याद रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। 1857 की क्रांति का कानपुर से नायक कौन थे? देखो भाई, 1857 की क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुई थी? भाई मेरे मेरठ से स्टार्ट हुई थी। किसने की थी? मंगल पांडे जी ने की थी। सबसे पहला बलिदान भी इन्हीं करा, ठीक है, मंगल पांडे जी का। मेरठ से स्टार्टिंग हुई। ये 34वीं इन्फेंट्री बटालियन में सिपाही थे, ये भी आप याद रखेंगे। क्या? 34वीं इन्फेंट्री बटालियन में ये सैनिक थे। क्या हुआ था वहाँ पे हुआ था कि सिपाही विद्रोह हो गया था। सिपाही विद्रोह क्यों हो गया था, तो अगर ये भी पूछा जाएगा तो बता देना कि चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग ना करने की वजह से विद्रोह हो गया था। क्योंकि चर्बी युक्त कारतूस दिए थे अंग्रेजों ने, अब हिंदू सैनिक थे और चर्बी थी गाय की, सुअर की, तो कैसे उसे प्रयोग कर सकते, कैसे उस कारतूस को मुँह से खोल सकते थे? नहीं खोल सकते थे, तो विद्रोह कर दिया। अब ये विद्रोह जब स्टार्ट हुआ, ये सफल नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि इसका मेन मुद्दा ये रहा कि देखो एसआई के लिए पूछा जा सकता है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका विफलता का कारण क्या रहा होगा, तो आप क्या बताएंगे कि इसका कोई एक मुखिया नहीं था, मतलब इसे कोई हैंडल करने वाला एक मैन शख्स नहीं था, ठीक है। इसके अलग अलग जगह से अलग अलग नेतृत्व संभाला, जैसे कि झांसी से झांसी वाली रानी ने संभाला था, रानी लक्ष्मीबाई ने संभाला था झांसी से, तो ये तो आपको पता ही होगा। इनका नाम भी पता होगा, मणिकर्ण का। क्या नाम था? एक नाम और था मणिकर्ण का, जो कि आपसे पेपर के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। आपको क्या बताना है? 1857 की क्रांति का कानपुर से नायक कौन था, तो वो थे नाना साहब और तत्या टोपे। नाना साहब और तत्या टोपे, तो नाना साहब और तत्या जी को आप याद रखेंगे। और देखो लियाकत अली को भी याद रखेंगे, क्योंकि इन्होंने कहाँ से? इलाहाबाद से संभाला था। इन्होंने कहाँ से? इलाहाबाद से नेतृत्व का नायक थे, संभाला था। बहादुर शाह जो था, बहादुर शाह जफर द्वितीय जो था, इसने बहादुर शाह ने कहाँ से? दिल्ली से संभाला था। कहाँ से? दिल्ली से। अब देखो क्या हुआ था, बहादुर शाह जफर जो था, ये बहादुर शाह था, इससे क्या किया? इसे अंग्रेज़ों ने अरेस्ट करके, ठीक है, पकड़ के स्थानांतरित कर दिया। कहाँ कर दिया? रंगून में। कहाँ कर दिया? रंगून में। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि रंगून कहाँ स्थित है? रंगून जो है ये कहाँ पड़ता है? बताओ। अगर किसी को पता है तो बताओ कमेंट बॉक्स में, और नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूँ मेरे भाई, नोट कर लो। ये चीज़ें मुझे भी नोट करने से याद हुई। याद रखना, बर्मा किसका पुराना नाम था? तो बर्मा पुराना नाम था म्यांमार का। किसका? म्यांमार का था, तो ये आप याद रखना। तो यहाँ पे देखो जितना हो सकता था मैंने आपको आज बताया, और आप अगर मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आपको रेगुलर क्लास में बताता रहूँगा। तो यहाँ पे पूछा गया है चंदावर का युद्ध कब हुआ था? चंदावर का जो युद्ध है वो कब हुआ था? तो चंदावर का युद्ध आपको यहाँ पे ऑप्शन देख के क्या लग रहा है? तो मेरे हिसाब से तो 1194 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1194। किसके किसके बीच हुआ था? तो ये भाई याद रखना, मोहम्मद गौरी। किसके बीच में? मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच में हुआ था। मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच में हुआ था, तो ये तो आपको पता ही रहेगा। अब देखो 1191 में भी कोई इम्पोर्टेंट युद्ध हुआ था जो आपके पेपर में पूछा जाता है। आप क्या बताएंगे? तराइन का युद्ध हुआ था। किसका हुआ था? तराइन का युद्ध हुआ था, ठीक है। तो तराइन आप याद रखना। चलो मैं पूरा लिख देता हूँ। तराइन का प्रथम युद्ध जो है आपका, ये प्रथम युद्ध, एक मिनट, प्रथम युद्ध आपका 1191 में हुआ था, और द्वितीय युद्ध 1192। 2 युद्ध हुए थे, तो ये भी आप याद रखेंगे। और आपका चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। आपके कन्नौज का युद्ध, देखो कन्नौज का युद्ध भी पूछा जाता है, मुझे याद आ गया अब। कन्नौज का युद्ध का एक और नाम था, क्या था बताओ? उसका था विलग्राम। क्या नाम था? विलग्राम। कब हुआ था ये? तो ये हुआ था आपका 1540 में। कब हुआ था? 1540 में। देखो आपका 1526, चलो मैं 3 युद्ध लिखता हूँ, बताओ। 1526, 1556 और 1761। बताओ ये 3 युद्ध ये कब हुए थे आप बताइए। और ये मतलब कौन से युद्ध थे? तो ये देखो पानीपत का प्रथम था, ये पानीपत का द्वितीय था, और ये पानीपत का तृतीय युद्ध था। यहाँ पे देखो मैंने ये आपको एक्स्ट्रा और बता दिया, इनको भी यार नोट कर लेना। और चलते हैं मेरे भाई अपने अगले प्रश्न की तरफ।
हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? मैंने आपसे कहा था ना कि 25 के बाद आपको क्वेश्चन करने लगेंगे। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था बताओ। अब देखो याद रखना, इसका यहाँ पे धोखा नहीं खाना है, क्योंकि हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार। बिंदुसार कौन से वंश से था? अब बताओ। ये तो भाई हर्यक वंश से था बिंबिसार, क्योंकि ये तो इसका संस्थापक ही था। अब बिंदुसार जो था ये मौर्य वंश का था। किसका? मौर्य वंश का था। तो ये आप याद रखना, मौर्य वंश का था। अब देखो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, फाउंडर कौन था? तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। तो ये आप याद रखेंगे। और देखो मैं आपको बताऊं, आपसे शिशुनाग वंश का संस्थापक भी पूछा जाएगा। शिशुनाग वंश का संस्थापक जो है वो शिशुनाग ही था। ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस पृथ्वी का भागिनी ग्रह कहते हैं? किसे, देखो यहाँ पे मिस्टेक है, किसे पृथ्वी का भगिनी ग्रह कहते हैं? सांझ का तारा कहते हैं, भोर का तारा कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। अब इतने तो मैंने आपको बता दिए, सबका जवाब एक ही है, शुक्र ग्रह। क्या? शुक्र ग्रह। और देखो इसे जुड़वा इसलिए कहते हैं पृथ्वी के आकार में और लगभग सब हर तरीके से बराबर है। और देखो बुध जो है ये सूर्य के सबसे करीब ग्रह है। सूर्य सबसे करीब जो है वो बुध है। और ये सबसे गर्म तो आपका शुक्र है, सॉरी माफ़ी चाहते हैं, सबसे गर्म जो है वो ग्रह आपका शुक्र है। ये भी आप याद रखना, ये सूर्य के सबसे करीब है। और दूसरा ये कि ये 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा भी कर देता है, ये भी आप याद रखना। और सबसे बड़ा आपका बृहस्पति है, इसका कलर भी आप याद रखना, पीला है। कैसा? पीला कलर है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आप याद रखेंगे। और देखो चलो आज बताओ, अच्छा ये तो मैंने आपको उस दिन बताया था कि 12 वर्ष में पूरी परिक्रमा करता है। और वैसे आपको 11.86 वर्ष लिखा हुआ मिल सकता है या 12 वर्ष, लगा देना सही हो जाएगा। लेकिन अगर मैं उपग्रह पूछता हूँ बृहस्पति के तो कितने हैं बताओ? ऐसा ही वालों बताओ मेरे भाई, बताओ बृहस्पति ग्रह का उपग्रह कितने हैं? तो आप क्या बताएंगे? 28 हैं। कितने हैं? 28 हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। गोदान किसकी रचना है? गोदान किसकी रचना है? तो गोदान किसकी है बताओ? मुंशी प्रेमचंद की है। गोदान किसकी रचना है? देखो ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये रचनाएं याद रखना। किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की है। अब देखो इनकी एक और याद रखना, चलो मुझे याद आ गया तो मैं बता देता हूँ। गबन। क्या? गबन। यहाँ पे ये वाह का ना लग रहा है ना, गबन। गबन, गबन और गोदान, मुंशी प्रेमचंद। आप याद रखना। माई एक्सपेरिमेंट विद द टूथ, माई एक्सपेरिमेंट विद द टूथ, महात्मा गांधी जी को याद रखना। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी? जवाहरलाल नेहरू जी, याद रखना। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान में कितने अध्याय या भाग में विभाजित है? भारतीय संविधान में कितने अध्याय या भाग में विभाजित है? देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेरे भाई, आपके संविधान से आपको क्वेश्चन आएंगे और मैं आपको जितने क्वेश्चन हो सकेंगे सभी कराऊंगा, ये भी आप याद रखना। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है, भारतीय संविधान में कितने अध्याय या भाग हैं? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? आपका सही जवाब 22 होना चाहिए। कितने हैं दोस्त? 22 हैं, आपका सही हो जाएगा। मैं इसलिए इस पर रुक गया, थोड़ा इसे नोट कर लेना। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है? तो आप क्या बताएंगे? भाग 3। क्या बताएंगे? भाग 3 संबंधित है। और ये कहाँ से? 12 से कितना? 35 तक है ना, बताइएगा। 12 से 35 तक है, तो ये भी आप याद रखना। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व हो गई थी? भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व हो गई थी? मैं आपसे पूछता हूं कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका एक ही जवाब होगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। स्वतंत्र भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे, स्वतंत्र भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। देखो यहाँ पे वैसे तो एक मिनट, देखो वैसे तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप लगा देंगे, द्वितीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को लगा देंगे, पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को आप लगा देंगे। लेकिन तीसरे अगर पूछे जाएंगे तो डॉक्टर जाकिर हुसैन को लगाएंगे। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति पूछे जाएंगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन को लगाएंगे। भारत के
किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी, तो आप डॉक्टर जाकिर हुसैन को लगाएंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे बोला गया है, भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि भारत भूखमरी की कगार, मतलब भूखमरी से गुजरा हो? आपको लगता है कभी? हम लोगों ने गुलामी झेली, हम लोगों ने हर तरीके के संकट झेले, लेकिन कभी भी हमारे पास भूखमरी नहीं आई, क्योंकि हम औरों को राशन देते हैं। देखा होगा आपने कि कुछ टाइम पहले अफ़गानिस्तान को दिया था। तो जहाँ पे जो भी समस्या आती है, भारत हर किसी की संकट, आर्थिक संकट में मदद करता है। तो भारत को कैसे आर्थिक संकट हो सकता है? कहते हैं ना कि कर भला तो हो भला, तो भारत को कभी हो ही नहीं सकता। तो आप लगा देना इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। ठीक है, तो याद रखना, कभी नहीं हुआ, घोषणा कभी नहीं हुई। लेकिन हाँ, भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो चुकी है, जो कि युद्ध के दौरान चीन और पाकिस्तान से जब युद्ध हुए तो हो चुकी है। लेकिन आर्थिक संकट की घोषणा कभी नहीं हुई। इमरजेंसी 3 तरीक़ों से लगती है। ठीक है, वो कौन कौन से अनुच्छेद आप मुझे बताना। क्या वो 303 बताइए, 300 क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हालांकि मैं आपको बता ही दूंगा, 352, 356, 360, शायद मैं तीनों आपको सही बता रहा हूं, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखो यहाँ पे दिया गया है कि राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श की शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श की शक्ति प्राप्त करता है। कौन करता है? तो कौन सा आर्टिकल वो आपका हो जाएगा, कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? तो आप क्या बताएंगे? 143। मैंने पहले ही बोला ना, 143, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। 368 क्या है? 368 जो है, इससे क्या होता है कि आपको अगर कोई संशोधन करना है, संविधान में कुछ नया जोड़ना है, कुछ हटाना है, ये जो भी करना होता है वो 368 के अकॉर्डिंग होता है, अनुच्छेद 368 के अकॉर्डिंग होता है। अगर राष्ट्रपति जी पे महाभियोग की घोषणा की, मतलब चलाया जाए, तो कौन से अनुच्छेद के तहत चलाया जाता है? तो अनुच्छेद 61, महाअभियोग। याद रखना, महाभियोग जो कि आपका 61, अनुच्छेद 61 के अकॉर्डिंग आता है। अब देखो यहाँ पे आपको मैं और बता दूं कि आपसे पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है या फिर चुनाव होता है, क्या होता है? तो मैं आपको बताऊं, नियुक्ति होती है। कौन से अनुच्छेद के अकॉर्डिंग होती है? तो याद रखना 75। ठीक है, उच्चतम जो आपके सर्वोच्च न्यायालय होता है, उसके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी जो नियुक्ति होती है वो आर्टिकल अनुच्छेद 76 के अकॉर्डिंग होती है। तो 75 में प्रधानमंत्री जी और 76 में आपके मुख्य न्यायाधीश जी। तो पहले कौन थे बताइए? मुख्य न्यायाधीश पहले कौन थे? तो हीरा लाल जी कानिया थे। और अभी प्रेजेंट में कौन है, वर्तमान में कौन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चलते हैं। देखो मैं आपसे इसलिए कहता हूँ कि आप तुरंत गूगल पे सर्च करेंगे यार, तो आपको याद रहेगा चीज़ों को। मैं इसलिए आपसे कहता हूँ, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, आप अगर कहेंगे तो मैं आपको खुद ही बता दूंगा। देखो यहाँ पे दिया गया है, कौन सा द डार्क कॉन्टिनेंट नाम से जाना जाता है? कौन सा द डार्क कॉन्टिनेंट नाम से जाना जाता है? या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि कौन सा द डार्क महाद्वीप, महाद्वीप या कॉन्टिनेंट, याद रखना, के नाम से जाना जाता है? तो आप क्या बताएंगे? तो आपको बता देना है अफ्रीका। अफ्रीका ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सबसे सही जवाब। और बता दूंगा मैं आपको, ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा मतलब दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला कौन सा? क्या एशिया है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैं सही बता रहा हूँ। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। तो अगला प्रश्न है हमारा कि आधुनिक ओलंपिक खेल कितने दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं? आधुनिक ओलंपिक खेल कितने दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं? तो देखो इसका सही जवाब जो आपका है वो यहाँ इस ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन बी लगाना है, 16। मैंने हालांकि इसे गूगल पे भी चेक किया तो मुझे कहीं कहीं ये 16 देखने को मिला और कहीं कहीं 15 भी देखने को मिला है। ठीक है, लेकिन आपसे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि आधुनिक ओलंपिक खेल जो है इनकी शुरुआत कब हुई थी? तो आप क्या बताएंगे? 1896 में हुई थी। 1896 में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो ये एथेंस में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो एथेंस में हुई थी। तो ये भी आप याद रखेंगे। और देखो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य में लेपाक्षी मंदिर स्थित है? तो देखो जितने भी इंपॉर्टेंट आपके मंदिर वगैरह हैं इनको याद करके जाना, आपसे एक ना एक जरूर पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। और देखो भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य पूछा जाएगा जो कि आंध्र प्रदेश है। और कब बना था? तो ये भी याद रखना, 1953 में बना था। कब बना था? 1953 में बना था। तो ये भी आप याद रखेंगे।
और स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखिए, अयोध्या याद रखना, उत्तर प्रदेश में अयोध्या स्थित है, तो ये भी आप याद रखना। और देखो, अयोध्या जो है ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है, हो सकता है कि इस बार आपसे पूछ लिया जाए, तो याद रखना सरयू नदी के किनारे स्थित है। तो सरयू नदी के किनारे आपकी अयोध्या स्थित है, तो ये भी आप याद रखना। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रसिद्ध खिलाड़ी विराट कोहली किस खेल से संबंधित है? प्रसिद्ध खिलाड़ी विराट कोहली किस खेल से संबंधित है? तो ये तो सभी को पता होगा, क्रिकेट, जो कि कौन सी अभी आईपीएल चल रहे हैं ना, तो किस में है? आरसीबी, किस में है? आरसीबी में है ना, तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, यहाँ पे दिया गया है इंडियन प्रीमियम लीग में पहला शतक मारने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो देखो, इंडियन प्रीमियम लीग मतलब कि आईपीएल जो कि अभी चल रहा है, आईपीएल, पहले तो आप प्रश्न का जवाब करो कि पहला शतक मारने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन थे। तो ये याद रखना, हरभजन सिंह, जिन्हें भज्जी उपनाम भज्जी भी दिया गया था, तो भज्जी के नाम से भी जानते हैं। आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी, तो ये आप याद रखेंगे कब हुई थी, तो याद रखना 2008 में हुई थी। कब हुई थी? 2008 में हुई थी, तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या। देखो, यहाँ पे सचिन तेंदुलकर जी को देख के मुझे एक चीज़ याद आ गई, इन्हें भारत रत्न दिया गया है। कब दिया गया था? तो याद रखना 2014 में दिया गया था। कब दिया गया था? 2014 में दिया गया था, तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत का अधिकांश भाग किस मिट्टी से ढका है? भारत का अधिकांश भाग किस मिट्टी से ढका है? देखो, ये प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चन लिया हुआ है। आप क्या बताएंगे? सही जवाब आपका जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। ये कितने प्रतिशत भाग पे पाई जाती है? तो याद रखना 43% भाग पे पाई जाती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और इन सभी नदियों से जो मिट्टी मतलब बह के आती है, उस मिट्टी को बोलते हैं, जो कि इकट्ठी हो जाती है, तो वो जलोढ़ मिट्टी होती है और 43% भाग पे पाई जाती है। और देखो, काली मिट्टी जो है ये किस लिए उपजाऊ होती है? तो ये सबसे ज़्यादा कपास की खेती के लिए अच्छी होती है। किसके लिए? कपास की खेती के लिए। तो ये भी आप याद रखना, कपास की खेती के लिए आपकी काली मिट्टी होती है। और देखो, जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है, तो ये भी आप याद रखना। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कोशिका के नाभिक की खोज किसने किया था? कोशिका के नाभिक की खोज किसने की थी? आपको यहाँ पे ये बताना है। तो आप क्या बताएंगे? आपका सही जवाब होना चाहिए रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन, देखो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और देखो, फंक ने क्या किया था? फंक ने विटामिन की खोज की थी। किसकी खोज? विटामिन की खोज जो है ये फंक ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? बताइएगा फटाफट कमेंट बॉक्स में। तो याद रखना, पेनिसिलिन की खोज की थी। किसकी? पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। विटामिन की खोज फंक ने की थी। और कोशिका के नाभिक की खोज जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो ये भी आप याद रखेंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते शब्द जो है ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो याद रखना, मंडक उपनिषद, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो मंडक उपनिषद आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और देखो, सबसे पुराना वेद पूछा जाएगा तो वो आपका ऋग्वेद है। कौन सा? सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद है। सबसे पुरानी स्मृति आपकी मनु स्मृति है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और देखो, आपके 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर अपनी राय को टाइप करें। मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी मस्त रहो और स्वस्थ रहो।